आज की हमारी क्लास होने वाली है आर्मी अग्निवीर 2026 और जो टी आर्मी का एग्ज़ाम है उसको लेकर। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, किताब उल हिंद की रचना किसने की है। ठीक है, किताब उल हिंद की रचना अल बरूनी ने की है। जो भी यहाँ ऑप्शन दे रहा है अभी उसका बिल्कुल सही जवाब है। किताब उल हिंद किस भाषा में है, ठीक है, ये आपको बताना है भाषा। तो आप सभी को ध्यान रखना है, जो किताब उल हिंद है ये अरबी भाषा की एक किताब थी। ठीक है, अरबी भाषा में लिखी हुई एक किताब है और इसकी रचना अलबरूनी की थी। अलबरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। ठीक है, और जो मेगस्तीनीज है इसने इंडिका पुस्तक की रचना की थी। इंडिया की। और तानसेन को आप जानते हो अकबर के दरबार में थे। आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, बुक्सा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। बुक्सा, आप सभी को बताना है बुक्सा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है। तो असम में है, पश्चिम बंगाल में है, जम्मू कश्मीर में है या फिर आंध्र प्रदेश में है। तो बुक्सा टाइगर रिजर्व जो कि यहाँ पर ऑप्शन जो भी बता रहा है पश्चिम बंगाल बी, उसका बिल्कुल सही जवाब है। पश्चिम बंगाल में आपको एक और याद रखना है, जलदपाड़ा। जलदपाड़ा जलदपाड़ा नेशनल पार्क भी पश्चिम बंगाल में है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, असम में आपका हो जाएगा मानस। मानस हो जाएगा, काजीरंगा हो जाएगा, काजीरंगा, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न की तरफ। आज का तीसरा प्रश्न है कि 1857 की क्रांति में लखनऊ से किसने नेतृत्व किया था। बेगम हजरत महल, मौलानी लियाकत अली ने, झांसी की रानी ने या फिर कुंवर सिंह ने। तो यहाँ पर जो भी ऑप्शन बता रहा है ए, उसका बिल्कुल सही जवाब है। बेगम हजरत महल ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व लखनऊ से किया था और मौलानी लियाकत अली ने इलाहाबाद से किया था। ठीक है, इलाहाबाद से इन्होंने किया था। बिहार से कुंवर सिंह ने किया था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। आज का प्रश्न नंबर है 4, गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। ठीक है, आपको बताना है गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। रविंद्रनाथ टैगोर ने, विंस्टन चर्चिल ने, सुभाष चंद्र बोस ने या फिर जवाहरलाल नेहरू ने। तो गांधी जी को जो भी यहाँ पर ऑप्शन बता रहा है गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ए, उसका बिल्कुल सही जवाब है। गांधी को महात्मा की उपाधि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी और विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनग फकीर कहा था। ठीक है, दोनों प्रश्न आपको ध्यान रखने हैं। आज का हमारा पांचवा प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया। शाहजहां ने, हुमायूं ने, अकबर ने या फिर जहांगीर ने। तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण जो भी यहाँ बता रहा है अकबर, ऑप्शन नंबर सी, उसका बिल्कुल सही जवाब है। अकबर ने पंचमहल का निर्माण भी करवाया। ठीक है, पंचमहल, सॉरी पंचमहल का निर्माण में अकबर ने कराया था। दीन पनाह का निर्माण हुमायूं ने करवाया था। ठीक है, आपको यह प्रश्न ध्यान रखना है। आज का हमारा प्रश्न नंबर है 6, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। मौर्य साम्राज्य, तो यहाँ पर धनानंद ने की थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, सम्राट अशोक ने की थी या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। तो जो भी यहाँ बता रहा है भाई चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, किसको हराकर, धनानंद को हराकर। ठीक है, हराकर। और कुतुबुद्दीन ऐबक जिसने गुलाम वंश की स्थापना की थी। दिल्ली सल्तनत का पहला वंश भी यही है, गुलाम वंश। ठीक है, दोनों आपको ध्यान रखना है। सम्राट अशोक ने कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में लड़ा था। ठीक है, ईसवी पूर्व में। इसके बाद इन्होंने धर्म की नीति अपना दी थी। आज का हमारा प्रश्न नंबर है 7, सिडबी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो सिडबी का मुख्यालय नई दिल्ली में है, मुंबई में है, लखनऊ में है या फिर इलाहाबाद में है। तो जो भी यहाँ पर भाई बता रहा है सिडबी का मुख्यालय लखनऊ, उसका बिल्कुल सही जवाब है। सिडबी की स्थापना कब हुई थी, स्थापना आपको ध्यान रखना है। स्थापना हुई थी सिडबी की 1990 में। ठीक है, ये सन आपको ध्यान रखना है। 1990 में सिडबी की स्थापना हुई थी। और सेबी का मुख्यालय कहाँ पर है, मुंबई में। सेबी का मुख्यालय आपको ध्यान रखना है, सेबी, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, सेबी, इसका मुख्यालय मुंबई में है। ठीक है, दोनों प्रश्न आपको ध्यान रखना है, सिडबी और सेबी में कंफ्यूज नहीं होना है। प्रश्न नंबर 7 है कि कुच्चिगल जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। तो कुच्चिगल जलप्रपात महाराष्ट्र में है, गोवा में है, कर्नाटक में है या फिर राजस्थान में है। तो जो भी यहाँ पर भाई बता रहा है कुच्चिगल जलप्रपात कर्नाटक में, उसका बिल्कुल सही जवाब है, वराही नदी पर है। ठीक है, वराही नदी पर। यह नदी भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है,
यहाँ पर गोवा की बात करते हैं। गोवा में कौन सा यह है? दूध सागर जलप्रपात, दूध सागर जलप्रपात, जो कि गोवा में क्या नदी कौन सी है? नदी है मांडवी नदी के किनारे, मांडवी नदी गोवा में है। ठीक है, दोनों प्रश्न आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। आज का प्रश्न नंबर 9 है कि भूपेन हजारिका पुल निम्न में से किन राज्यों को आपस में जोड़ता है? असम को अरुणाचल से, असम को त्रिपुरा से, असम को नागालैंड से, या फिर अरुणाचल को मणिपुर से। तो दोस्तों, आपको अगर क्लास थोड़ी सी भी अच्छी लग रही हो तो क्लास को एक लाइक कर दो, और चैनल पर नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि डेली हमारी इसी चैनल पर ये क्लास कंटिन्यू हो रही है। तो आप सभी टीए के एग्ज़ाम के लिए ये क्लास ले सकते हैं। टीए में इससे बाहर प्रश्न नहीं जाएंगे, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। ठीक है, तो इसका प्रश्न जो भी बता रहा है ऑप्शन नंबर ए, असम को अरुणाचल से जोड़ती है। ठीक है, इसमें आपको मैं और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, वो आपको ध्यान रखनी है। तो भूपेन हजारिका पुल किस नदी पर है? ये नदी आपको ध्यान रखनी है, लोहित नदी पर है। ठीक है, लोहित नदी, जो कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, लोहित नदी पर। बहुत बढ़िया प्रश्न है, यह बन सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, आज का प्रश्न नंबर है 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि कुषाण वंश के कनिष्क के समय कौन सी बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी? प्रथम बौद्ध संगीति, दूसरी बौद्ध संगीति, तीसरी बौद्ध संगीति, या फिर चौथी बौद्ध संगीति। बात करते हैं कनिष्क की, तो इसने 78 ईस्वी पूर्व में कैलेंडर चलाया था। कौन सा? शक संवत। ठीक है, इसका एक संवत है शक संवत, जो कि कनिष्क ने चलाया था 78 ईस्वी में। ठीक है, यह प्रश्न आपको ध्यान रखना है। और कनिष्क के समय में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी फर्स्ट शताब्दी में, फर्स्ट शताब्दी। दोनों प्रश्न आपको अच्छे से ध्यान रखना है। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? कुशल कड़फिसस। ठीक है, जितने भी मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ वो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन 100% बनेगा। बढ़ते हैं अपने प्रश्न नंबर 11 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 11 है कि वेतन और भत्तों का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची, या फिर 7वीं अनुसूची में? तो वेतन और भत्तों का उल्लेख जो भी यहाँ पर भाई बता रहा है, दूसरी अनुसूची बिल्कुल सही जवाब है। फर्स्ट अनुसूची में भारत के संघ और केंद्र शासित प्रदेशों इनके बारे में बताया गया है। तीसरी अनुसूची शपथ प्रक्रिया। ठीक है, तीसरी में याद रखना है शपथ प्रक्रिया। और 7वीं अनुसूची में शक्तियों का विभाजन है, जैसे संघ सूची, संवर्ती सूची, ये 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आती है। ठीक है, आज का प्रश्न नंबर है 12 कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से अपनाई गई है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया, तो जो भी भाई बता रहा है यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका, उसका बिल्कुल सही जवाब है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से अपनाई गई है। संविधान संशोधन भाग कौन से में है? भाग नंबर 20 में है। ठीक है, 20, भाग 20 में है, और आर्टिकल 368 अनुच्छेद में। ये दोनों प्रश्न आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। आज का प्रश्न नंबर है 13। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने की शक्ति कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 57, अनुच्छेद 110, या फिर अनुच्छेद 324 में? तो जिस भी भाई ने यहाँ पर बताया ऑप्शन नंबर ए 123, उसका बिल्कुल सही जवाब है। अनुच्छेद 57 में क्या है? पुनः निर्वाचन, राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन अनुच्छेद 57 में है। 110 में क्या है? 110 में है कि धन विधेयक का उल्लेख अनुच्छेद 110 में किया गया है, धन विधेयक। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। आज का प्रश्न नंबर 14, वर्तमान में वायुसेना के कितने कमान हैं? भाई आजकल क्या है कि आर्मी का पैटर्न बिल्कुल बदल गया है। इसमें क्या है कि आर्मी से लेकर रिलेटेड बहुत सारी जानकारी आजकल के एग्जाम में पूछने लग गया है। ठीक है, एग्जामिनर, तो आपको बताना है वायुसेना की वर्तमान में कितने कमाने हैं? 3, 7, 4, या फिर 6? तो जो भी भाई यहाँ पर बता रहा है
7 कमान है, ठीक है, उसका बिल्कुल सही जवाब है। और वायुसेना का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। वायुसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान में इसकी 7 कमान है। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना पहले घटित हुई? इसमें आपको क्रम बताना है, ठीक है, क्रम तो इसमें लिखा हुआ नहीं है, आपको घटना के हिसाब से बताना पड़ेगा। तो मैं बता देता हूँ। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, करजन के समय में। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था, 1917। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और असहयोग आंदोलन 1920 को हुआ था, ठीक है। तो ये हमसे पूछ रहा है कि सबसे पहले कौन सी घटना घटित हुई? तो सबसे पहले बंगाल विभाजन हुआ था, जिसको 1911 में वापस रद्द कर दिया गया था, ठीक है, 1911 में। ये भी आपको ध्यान रखना है, 1911 में समाप्त कर दिया गया था। जितने भी मैं फैक्ट बता रहा हूँ उनको आप पहले स्क्रीनशॉट लेकर याद रख लो, या फिर किसी कॉपी में नोट डाउन करके भी याद रख सकते हो, ठीक है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। आज का प्रश्न नंबर 15 है कि पुरंदर की संधि छत्रपति शिवाजी महाराज और डैश के बीच में हुई थी? औरंगजेब, मिर्जा राजा जयसिंह, मान सिंह या फिर जहांगीर के बीच? तो जो भी भाई यहाँ पर बता रहा है ऑप्शन नंबर बी मिर्जा राजा जयसिंह, उसका बिल्कुल सही जवाब है। पुरंदर की संधि 1665 में हुई थी, ये डेट भी आपको ध्यान रखनी है। 1665 में मिर्जा राजा जयसिंह और शिवाजी के बीच में पुरंदर की संधि हुई थी। आज का हमारा अगला प्रश्न है कि 82.5 डिग्री पूर्वी अक्षांश, बात पर गौर करना, पूर्वी अक्षांश की बात करा है, ठीक है, कौन से राज्य से नहीं गुजरती है? जो हमारी ये 82.5 डिग्री है ना, ये भारत का मानक समय भी है, ठीक है, जो ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे है, ठीक है, यहाँ पर लिख लो 5.5 घंटे आगे है। ये हमारे भारत में 5 राज्यों से गुजरती है, ठीक है, मध्य प्रदेश से गुजरती है, उत्तर प्रदेश से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, आंध्र प्रदेश, और लिख लो इसमें आंध्र प्रदेश, ठीक है, मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, आप अच्छे से लिख लेना। और एक राज्य है ओडिशा, ओडिशा, इन 5 राज्यों से गुजरती है। तो इसमें झारखंड से ये नहीं गुजरती है। जो भी भाई ऑप्शन नंबर को डी को दे रहा है वो बिल्कुल बढ़िया बता रहा है, ठीक है, इस प्रश्न पर स्टार मार्क भी कर दीजिए। ये प्रश्न एग्जाम के अकॉर्डिंग है, बन सकता है एग्जाम में, अच्छे से आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आज के हमारे प्रश्न नंबर 17 पर। तो दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है 2025 में? ये करंट अफेयर का सवाल है, जिसका ऑप्शन है रेखा गुप्ता, विनय कुमार सक्सेना, भजन लाल शर्मा या फिर सीपी राधाकृष्णन। तो आपको बताना है कि वर्तमान में दिल्ली के सीएम कौन है। तो जिस भी भाई ने यहाँ पर बताया है रेखा गुप्ता, ए उसका बिल्कुल सही जवाब है। और दिल्ली के वर्तमान में उपराज्यपाल, उपराज्यपाल कौन है? विनय कुमार सक्सेना उपराज्यपाल है। भजन लाल शर्मा राजस्थान के सीएम है, सीएम ऑफ राजस्थान। और सीपी राधाकृष्णन वर्तमान में उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति। चारों के चारों प्रश्न आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आज का हमारा प्रश्न नंबर 17 है कि फ्रेंच ओपन 2025 महिला एकल का खिताब किसने जीता? फ्रेंच ओपन, इसमें आरना सबलिंका, एनला रायबिका, कोको गाफ या फिर नन ऑफ दीज? तो इसमें जो भी भाई बता रहा है कोको गाफ, ऑप्शन नंबर सी, उसका बिल्कुल सही जवाब है। और किसको हराया? इसको हराया था, ठीक है, सबलिंका को हराया था। क्लास जिस भी भाई को थोड़ी अच्छी लग रही हो वो एक लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमारी ये क्लास डेली इसी चैनल पर होगी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। लोहित किसकी सहायक नदी है? लोहित, जिसपे मैंने अभी आपको बताया था भूपेन हजारिका पुल, जो कि लोहित नदी पर ही बना हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि अरुणाचल में कौन सी बहती है? ये ब्रह्मपुत्र नदी बहती है उधर। तो ब्रह्मपुत्र बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा उसका, ऑप्शन नंबर बी। जिस भी भाई ने यहाँ पर दिया है ऑप्शन नंबर बी, उनका बिल्कुल सही जवाब है। यमुना सबसे बड़ी सहायक नदी है भारत में, जो कि गंगा की सहायक नदी है। और चंबल है, जो कि यमुना की सहायक नदी है, ठीक है। तीनों प्रश्न आपस में रिलेटेड है, ध्यान रखना है। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है कि थोड़ा सा प्रश्न कट रहा है ना, देख लेना। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत
मौलिक अधिकार को निरस्त किया गया था। तो इसमें बताना है आपको कौन से मौलिक अधिकार को हटाया गया था। समानता के अधिकार को, स्वतंत्रता के अधिकार को, संपत्ति के अधिकार को, या फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार को। तो समानता का अधिकार तो हमारे वर्तमान में है और स्वतंत्रता का अधिकार भी है, संपत्ति का अधिकार, ठीक है। ये हमारे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत हटा दिया गया था। जिस भी भाई ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया उसका बिल्कुल सही जवाब है। तो आज की हमारी क्लास ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है। तो इन 20 प्रश्न में आपका कितना स्कोर रहा मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, और आपको हमारी क्लास कैसी लगती है, प्रश्न का कलेक्शन कैसा लगता है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड लगते हैं या नहीं लगते। बाकी जो भी चैनल पर नए हो वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।